नमस्कार, जोहार। मैं उमेश कुमार झा, आप देख रहे हैं झारखंड लाइव और मैं आपके लिए फिर झारखंड की कुछ नई बड़ी खबरों को लेकर आया हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। पहली खबर राजधानी रांची की बंद को लेकर है। सरना झंडा अपमान को लेकर आज राजधानी रांची को बंद करने का आह्वान किया गया है। राजधानी रांची में सुबह से सड़कों पर बंद कराने कई संगठनों के लोग निकले हैं। सरना समाज के लोगों का कहना है कि सरना झंडा के अपमान करने वाले व्यक्ति का नाम बताने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कार्रवाई की मांग के लिए ही आज उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। राजधानी रांची में करमटोली चौक को जाम कर दिया गया है। बिरसा चौक में भी टायर में आग लगाकर विरोध किया गया है। लगभग घंटे भर बिरसा चौक के सभी रास्ते को ब्लॉक कर रखा गया। जवाब में प्रशासन की कार्रवाई के बाद बिरसा चौक को खाली करा दिया गया है। वहीं कई आंदोलन कर रहे लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। आदिवासी महासभा की कोर कमेटी ने भी इस घटना का विरोध किया और सरना झंडा जलाए जाने के विरोध में 8 अप्रैल को रांची बंद करने का समर्थन किया है। बंद के आह्वान को लेकर रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी रांची में 1500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर रंगीन पानी का टैंकर, आंसू गैस की टीम और भी कई टीमों को तैनात कर दिया गया है। उपायुक्त और एसएसपी ने संयुक्त आदेश जारी किया है कि सीएम आवास और सचिवालय के 200 मीटर की परिधि में जुलूस, रैली या प्रदर्शन करने पर रोक है। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर सियासत की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10 अप्रैल को दुमका जाएंगे। वहां वे अपने 2 दिवसीय संथाल परगना प्रवास के दौरान भाजपा को चोट देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए वह पूरी राजनीतिक और रणनीतिक तैयारी कर ली गई है। इसके तहत 11 अप्रैल को भोगनाडीह में सिद्धू कान्हू की जयंती पर जनसभा रखी गई है। इसमें हेमलाल मुर्मू भाजपा छोड़कर जेएमएम में वापसी करेंगे। वहीं जेएमएम अपने असंतुष्ट विधायक लोबिन हेम्ब्रम को भी साफ संकेत देगा। जानकारी के अनुसार हेमलाल को वापस लाकर जेएमएम बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम को भी स्पष्ट संदेश देना चाहता है, क्योंकि वे सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। अब जेएमएम भी उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि विधानसभा चुनाव में उनकी जगह हेमलाल जैसे पुराने साथी लौट आए हैं। इसलिए अगर उन्हें जेएमएम से इतनी ही नाराजगी है तो वे भाजपा के साथ जाएं। हेमलाल उनकी जगह एडजस्ट कर दिए जाएंगे। आपको बता दूं, 1932 के खातियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई खातियानी जोहार यात्रा अधूरी ही रह गई है। 18 दिसंबर से मुख्यमंत्री ने खातियानी जोहार यात्रा की शुरुआत की थी। 3 चरणों में अब तक वह 14 जिलों में जा चुके हैं। बीच में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो जाने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। संथाल परगना और उत्तरी छोटा नागपुर के जिले अभी भी बाकी हैं, जहां खातियानी जोहार यात्रा होना है। लेकिन 1932 के खातियान आधारित स्थानीय नीति से जुड़े विधेयक को वापस लिए जाने के बाद सरकार अब फिर से इस यात्रा को निकालने को लेकर संशय में है। 11 अप्रैल को भाजपा जब झारखंड मंत्रालय का घेराव कर रही होगी, ठीक उसी समय झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व अपने पुराने साथी हेमलाल मुर्मू को भाजपा से वापस अपने घर लाएगा। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हेमलाल मुर्मू ने शुक्रवार को स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन से उनकी बात हो गई है। 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वो जेएमएम पर वापसी कर रहे हैं। मुर्मू ने कहा कि जेएमएम उनका परिवार है और वे उनसे दूर कैसे रह सकते हैं। हेमलाल के जाने से संथाल में भाजपा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमलाल मुर्मू के भाजपा छोड़ने से संथाल में पार्टी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। पार्टी संथाल में काफी मजबूत हो चुकी है। आने वाले चुनाव में जेएमएम को संथाल समेत पूरे झारखंड में पराजय का सामना करना पड़ेगा। अगली खबर रघुवर दास के लिखे पत्र को लेकर है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन को शुक्रवार को पत्र लिखकर कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बनाई जाने वाली विकास योजनाओं में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है। उन्होंने कंपनी प्रबंधन द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जमशेदपुर के नागरिकों को दी जाने वाली विशेष सुविधाओं की सराहना की है। रघुवर दास ने पत्र में कहा है कि टाटा स्टील ने जिस प्रकार बारीडीह में मणिपाल मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में जमशेदपुर को तोहफा दिया है, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर की स्कूली शिक्षा के लिए जमशेदपुर पूर्वी विश्व में एक उच्च मानक के स्कूल की स्थापना की जाए। इसके अलावा रघुवर ने मिनीफीट, मोहरदा, नमदा बस्ती, महानंद बस्ती, हरिजन बस्ती में घर घर जलापूर्ति की मांग की है। रघुवर दास ने कहा कि गोलमुरी केबुल टाउन बस्ती में कंपनी द्वारा लोगों से पानी का बिल व्यक्तिगत तौर पर लिया जाता है, लेकिन बिजली बिल लोगों को सामूहिक रूप से भुगतान करना पड़ता है। पानी बिल की तरह बिजली बिल भी व्यक्तिगत रूप से लिया जाए। रघुवर दास ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में ऊर्जा विभाग व टाटा स्टील के बीच हुए समझौते के तहत कंपनी से जमशेदपुर एवं सरायकेला के आवासीय कॉलोनियों में बिजली की आपूर्ति करने की मांग की। साथ ही
जमशेदपुर पूर्वी के प्रमुख स्थानों पर हाई मास्ट और स्ट्रीट लाइट की समुचित व्यवस्था की मांग रखी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कंपनी द्वारा संकरी सड़कों के चौड़ीकरण को जहां एक अच्छा कदम बताया, वहीं बारीडीह गोल चक्कर से बजरंगबली मंदिर तक सड़क चौड़ीकरण कार्य में और गति लाने की अपील की है। उन्होंने शहर के विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में कंपनी की ओर से पार्क बनाए जाने की सराहना की। उन्होंने अब क्षेत्र में बच्चों के लिए खेल का मैदान भी बनाने की मांग की है। अगली खबर समग्र शिक्षा अभियान को लेकर है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2023-24 वित्त वर्ष के लगभग 2279 करोड़ रुपए के बजट की स्वीकृति मिली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड यानी PAB की 6 अप्रैल को नई दिल्ली में हुई बैठक में इस पर स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत बजट में 60% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि 40% राशि राज्य सरकार को वहन करना होगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिन कार्यक्रमों के लिए बजट की स्वीकृति मिली है उनमें ICT, वोकेशनल एजुकेशन, समावेशी शिक्षा आदि महत्वपूर्ण हैं। 2023-24 में ICT कार्यक्रम उन चयनित स्कूलों में स्मार्ट क्लास तथा कंप्यूटर लैब की स्थापना के लिए राशि की स्वीकृति मिली है जिनमें अभी तक इसकी व्यवस्था नहीं हो सकी है। इसी तरह कई स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा भी पहली बार शुरू होगी। पैब की बैठक में उन योजनाओं के लिए भी स्वीकृति मिली है जो पूर्व से संचालित हो रहा है। इनमें पाठ्यपुस्तकों की निःशुल्क वितरण, पोशाक, RTE के तहत निजी स्कूलों को क्षतिपूर्ति, शिक्षकों के प्रशिक्षण, स्कूल से बाहर रहे बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण, निपुण भारत आदि शामिल है। आपको बता दूं, पारा शिक्षकों एवं BRP, CRP के मानदेय के लिए भी निर्धारित राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान करेगी। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों के लिए भी राशि स्वीकृति हुई है। कुछ स्कूलों की मरम्मती तथा नई कक्षाओं के निर्माण के लिए भी बजट की राशि को स्वीकृति किया गया है। वहीं PM पोषण योजना यानी मिड डे मील के बजट की स्वीकृति के लिए प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड की बैठक 20 अप्रैल को होगी। झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने पहले ही बजट का प्रस्ताव केंद्र शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। अगली खबर कांग्रेस पार्टी के जय भारत सत्याग्रह की है। कांग्रेस पार्टी की 11 अप्रैल को जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम में झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के अलावे झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस के कई मंत्री शिरकत करेंगे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हरि मोहन मिश्रा ने जिला कार्यकारिणी की बैठक में प्रेसिडेंट जामताड़ा में की है, जिसमें प्रदेश महासचिव सह जामताड़ा प्रभारी मदन महतो पहुंचे। वहीं बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में 11 अप्रैल की कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के साथ भव्य रूप से कार्यक्रम को संपन्न कराने को लेकर निर्णय लिया गया है। जिलाध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा ने बताया कि लगातार वे लोग जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रम जिला में आयोजन कर रहे हैं। अगली खबर नवाह परायण महायज्ञ की है। देवरी प्रखंड की बांसडीह पंचायत के तिलैयाडीह गांव में शुक्रवार को कलश यात्रा निकालकर श्री रामचरितमानस नवाह परायण महायज्ञ का तीसरा महाअधिवेशन शुरू हुआ है। कलश यात्रा यज्ञाचार्य सुधीर उपाध्याय के नेतृत्व में कुंवारी कन्याओं और सुहागन महिलाओं ने कलश लेकर सबसे पहले राधा कृष्ण मंदिर व हनुमान मंदिर की परिक्रमा कर तिलैयाडीह, बांसडीह, सांखो, दरायसरन आदि गांवों का भ्रमण कर फुरचवा नदी से जल उठाया। कलश में जल भरकर पुनः यज्ञ मंडप पहुंचकर कलश को स्थापित किया गया है। साथ ही रामचरितमानस पारायण पाठ शुरू कर दिया गया है। यहां अयोध्या से आए कथावाचक मधुसूदन शास्त्री व बनारस से रामशंकर पांडे लगातार 9 दिनों तक राम कथा सुनाएंगे, जहां आप सभी भी श्री राम कथा को सुनने के लिए जा सकते हैं। अगली खबर झारखंड में मौसम की है। झारखंड में इन दिनों गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। दक्षिण पश्चिम दिशा में आ रही गर्म हवा के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि 9 अप्रैल को राजधानी व आसपास के क्षेत्रों में आंशिक बादल के साथ वर्षा होने की भी संभावना है। फिलहाल धूप का असर साफ तौर पर दिख रहा है। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई है। झारखंड के दक्षिणी, पश्चिमी व मध्य भाग में हल्की वर्षा की संभावना 9 अप्रैल को जताई जा रही है। रांची व इसके आसपास के क्षेत्रों में 9 अप्रैल को गर्जन के साथ साथ हल्की वर्षा होगी, जिससे तापमान पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। 10 अप्रैल तक अधिकतम तापमान में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 10 अप्रैल के बाद अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अप्रैल के तीसरे सप्ताह से हीट वेव का असर मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा पूर्वानुमान किया गया है। तो इस माह के तीसरे सप्ताह से हीट वेव यानी लू मतलब गर्म हवा का असर देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रही गर्म हवा की वजह से कोल्हान व पलामू प्रमंडल के सभी हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 या इसके पार भी जा सकता है। ऐसे में गर्म हवा यानी लू की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने आम जनों को इससे सतर्क रहने की भी सलाह दी है। अगली खबर मौसम विभाग को अपडेट करने यानी सटीक मौसम, जलवायु इत्यादि जानकारी के लिए तैयारियों को लेकर है।
राज्य में मौसम के सटीक विश्लेषण की तैयारियां की जा रही है। ऑब्जर्वेशन नेटवर्क का भी विस्तार किया जा रहा है। इस नेटवर्क विस्तार से ही मौसम विज्ञान केंद्र रांची को 250 जगहों से मौसम से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी, जिसके बाद आम जनों व किसानों को मौसम की, जलवायु की सटीक जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। वहीं दूसरी ओर रांची स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत रांची शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर मौसम की सही जानकारी स्मार्ट स्क्रीन पर देने की भी योजना है। साथ ही SMS के माध्यम से मौसम अपडेट लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। इसके अलावा राज्य में 18 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है। आपको बता दूं कि रांची मौसम विज्ञान केंद्र को पहले 80 जगह से वर्षा की सूचना मिलती थी, जिसे अपग्रेड करने के बाद फिलहाल 150 जगहों से सूचना मिल रही है और साल के अंत तक इसे 250 जगहों से मौसम संबंधी सूचना लिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के वरीय विज्ञानी अभिषेक आनंद ने कहा कि ऑब्जर्वेशन नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है। टूरिज्म प्लेस पर वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड लगाए जाने की योजना है, जिससे धीरे धीरे पूरे झारखंड में विस्तार किया जाएगा। साथ ही थंडर स्टॉर्म टेस्ट बेड प्रोजेक्ट पर भी काम चल रही है। रांची के कई ऐसे इलाके हैं जहां वज्रपात के कारण काफी नुकसान व हादसे होते हैं। इस प्रोजेक्ट के बाद वज्रपात के कारण होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। अभिषेक आनंद ने कहा कि फिलहाल रांची के अलावा जमशेदपुर और डाल्टनगंज में 3 विभागीय वेधशाला, बोकारो और चाईबासा में 2 आंशिक वेधशाला और 18 कार्यात्मक स्वचालित मौसम स्टेशन शामिल हैं। जिलावार वर्षा निगरानी योजना 3 विभागीय वेधशाला, 150 गैर विभागीय वेधशाला जो वास्तविक वर्षा के संग्रह के लिए पूरी तरह से तैयार है। समाज की सुरक्षा और भलाई के लिए मौसम, जलवायु और जिला विज्ञान सेवाओं के आवश्यक योगदान को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। आमजनों से भी इनकी सलाह मांगी जा रही है ताकि उसी अनुरूप विभाग के संस्थानों द्वारा अपडेट किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं, आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों और विकास एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, बेहतर रोकथाम और तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए कार्य किया जा रहा है। दरअसल मौसम विभाग ऑब्जर्वेशन नेटवर्क को स्थानीय तौर पर विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसके लिए हर एक जिलों में पार्ट टाइम सूचना तंत्र को विकसित किया जा रहा है, जो पल पल का मौसमी अपडेट विभाग को मुहैया कराएगा। बताया जा रहा है कि मौसम से संबंधित जितना अधिक ऑब्जर्वेशन यानी सूचना सामने आएगी, पूर्वानुमान की सटीकता उतनी ही अधिक और व्यापक होगी। अभिषेक आनंद ने बताया कि पूरे राज्य में मौसम विभाग को अपडेट किया जा रहा है। IMD के दिशा निर्देश पर करीब 20 करोड़ की लागत से जहां थंडर स्टॉर्म प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा, वहीं करीब 7 से 10 लाख रुपए की लागत से ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा। थंडर स्टॉर्म प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है और इसके लिए राज्य के कई हिस्सों में KVK या फिर राज्य सरकार से जमीन ली जाएगी। इसमें के लिए 3 माह पर 4 चरणों में पूरा कार्य किया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ यूं ही अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और झारखंड की हर खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए झारखंड लाइव।